Hello. So we are going to start the session of CSAT logical reasoning. So this is an introduction session. So introduction session में हम क्या करेंगे? We are going to see the format of logical reasoning, format of CSAT, और ये भी देखेंगे कि logical reasoning में अभी तक क्या-क्या पूछा गया है. So we are going to see all the topics that has been asked in logical reasoning in last 4 years, 5 years, and accordingly what is going to be our plan for the sessions. So let's get into it. So the format of the exam is there are going to be a total of 80 questions. Total marks that are going to be awarded are 200. Total pass marks are 33% or 66 marks. Negative marking है, हाँ है, and that is 1/3 of the allotted marks. ठीक है. So CSAT was introduced in 2011. And I think in close to 2015 they have made it qualifying. So 2011 से 2015 के बीच का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे CSAT के मार्क्स आगे भी काउंट होते थे, बट आफ्टर 2015 और 2016 दे मेड इट क्वालिफाइंग. मतलब CSAT में आपके बहुत ज्यादा नंबर भी आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है नहीं, तो मतलब केवल क्वालिफाई करने के लिए CSAT का यूज होता है. सो आई हैव सीन, वी all of us have seen that a lot of students do well in other tests, लेकिन उनका CSAT क्वालिफाई नहीं हो पाता है. CSAT टेस्ट आपको क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से आगे के एग्जाम भी क्वालिफाई करने का बहुत सेंस होता नहीं है. सो इसलिए अपना जो टारगेट होना चाहिए कि CSAT पे फोकस करें थोड़ा सा एंड CSAT क्वालिफाई करें. सो CSAT क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाता है ये. थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा एडिशनली आपको डिफरेंटली पढ़ना पड़ेगा. सो अगर आप देखें तो एग्जाम में 3 चीजें पूछी जाती हैं इन CSAT. One is verbal ability, second is logical reasoning, third one is general mental ability, and or I would say basic maths. So verbal ability में क्या पूछा जाएगा? So verbal ability में basically they are going to talk about comprehension. Now what is comprehension? कि उसमें आपको एक पैसेज दे दिया, उस पैसेज पे एक क्वेश्चन पूछ लिया या 2 क्वेश्चन पूछ लिए, so that is called as reading comprehension. Critical reasoning में आपके पास मतलब एक पैसेज दे दिया, उससे आप क्या इन्फर कर सकते हैं, या फिर आपके पास स्टेटमेंट assumption के क्वेश्चन आ गए. So those kind of questions can be asked in verbal ability. So we are going to have a detailed session on verbal ability. We have a different session on verbal ability in detail, लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. Now in logical reasoning there are going to be certain type of questions that we are going to see. What kind of questions we are going to see? Then we have a general mental ability. इसमें अपना basic percentage, profit loss, time and work, these kind of things are going to be asked. In verbal ability, so basically out of 80, अगर हम logical reasoning की बात करें, so logical reasoning is going to have close to 15 to 20 questions. मतलब 80 में से 15 से 20 क्वेश्चन जो होगा वो लॉजिकल रीजनिंग का होगा, और उन 15-20 क्वेश्चन में गेटिंग 10 to 12 राइट is never a big task. So these are going to be total number of questions that are going to be asked in the exam, और इतने करना कोई बड़ी बात नहीं है. So 80 में अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, so आपका जो काम है उसमें लगभग आपको 27 क्वेश्चंस करेक्ट चाहिए. That is going to be 1/3 of it. 27 क्वेश्चन करना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है. उसमें से 10-12 क्वेश्चन तो आप लॉजिकल रीजनिंग से ही ले आएंगे, थोड़े क्वेश्चंस आपको वर्बल जनरल मेंटल एबिलिटी लगेगी, और थोड़े क्वेश्चंस आप वर्बल एबिलिटी से करेंगे. सो ओवरऑल 27 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करना इफेक्टिवली एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा. यू आर गोइंग टू हैव सफिशिएंट टाइम. सो गेटिंग 150 मार्क्स आउट ऑफ 200 is, I would say, that's not very useful to anyone, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन करके भी आपको कुछ एक्स्ट्रा अवार्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके मार्क्स कैरी ओवर नहीं हो रहे हैं. तो इसलिए अगर आपके 80 नंबर आते हैं या 100 नंबर आते हैं या 150 नंबर आते हैं, सो एवरीवन इज एट द सेम प्लेस. सो उसको लेके ज्यादा चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है. सो कम से कम 27 सही होने चाहिए, अपना इतना टारगेट लेके चलना है. And we are going to see that what has been asked in logical reasoning. पिछले अगर 4 साल 5 साल या 6 साल देखें, सो उन 6-8 सालों में लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया है. सो एक तो डायरेक्शन पूछा गया है. सो डायरेक्शन के क्वेश्चन क्या होते हैं
कि एक आदमी राइट में जा रहा है, फिर लेफ्ट में जा रहा है, फिर उस वो ईस्ट चला गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्शंस का पार्ट होंगे। ब्लड रिलेशन में क्या होगा कि जो क्वेश्चन आएगा कि A is the brother of B, B is the mother of C, C is the father of D. So basically इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो ब्लड रिलेशन में आ जाएंगे। क्लॉक में वी आर गोइंग टू सी के 4:30 पे कितना एंगल बन रहा है, या 3 बजे के बाद दोनों हैंड्स के बीच का एंगल 40 डिग्रीज है, तो कितना टाइम होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो हम क्लॉक्स में देखेंगे। There is going to be another type of questions, that is series alpha numeric, मतलब अल्फाबेट्स होंगे, नंबर्स होंगे और उसको मिला के एक सीरीज मिलेगी। अब हमें क्या करना होगा कि हमें उस पे एक पैटर्न बनाना होगा, पैटर्न फिगर आउट करना होगा और नेक्स्ट चीज निकालनी होगी। कोडिंग डिकोडिंग मतलब एक वर्ड है, उस वर्ड के लेटर्स को आगे पीछे करके एक वर्ड बना दिया और उस पे अगर मतलब उस पे एक नया वर्ड पूछ लिया और वो नए वर्ड को कैसे इनकोड करेंगे हम। तो वो सारी चीजें जो है वो हम कोडिंग डिकोडिंग में करेंगे। सो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली किस बारे में बात हो रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वी आर गोइंग टू कंडक्ट सेशन ऑन एवरीथिंग दैट इज देयर प्रेजेंट इन दिस शीट। So dice, cuboids, फिगर काउंटिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। सो नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होगी कि मतलब चार वो बना दिए, छोटे छोटे फिगर्स बना दिए और क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि पांचवा करस्पॉन्डिंग फिगर क्या होगा, या 5 फिगर बना दिए, उनमें से कौन सा सूटेबल नहीं है उस अरेंजमेंट के लिए। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो नॉन वर्बल रीजनिंग में आएंगे। This is the generic pattern of logical reasoning. So इसमें से आपके पास 10 से 12 या 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे और उस 15-20 में से आपका जो टारगेट है वो 10 से 12 क्वेश्चन सही करने का है, और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमें करना है वो हमें करना है डायरेक्शन। सो वी आर गोइंग टू डू डायरेक्शंस टुडे and see what kind of questions we are going to get and solve those questions. So basically let's start. So डायरेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो हाउ टू ड्रॉ द डायरेक्शंस, कि डायरेक्शंस हमको कैसे ड्रॉ करनी है। तो एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज कॉल्ड ईस्ट, दिस इज कॉल्ड वेस्ट, this is called north, this is called south. So this is the generic thing that everyone knows. एकदम बीच में लाइन है, this is called north east. उसके बाद ये जो डायरेक्शन है ये एग्जैक्ट डायरेक्शन है, this is going to be north west, this is going to be south west, साउथ में है और वेस्ट में है, and this is going to be साउथ ईस्ट। सो टोटल ऑफ 8 डायरेक्शंस की हम बातें करेंगे एंड ये भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ पे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। व्हाट डज इट सेज? इट सेज अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस। ठीक है, सो सबसे पहले तो यहाँ पे एक जो जनरिक चीज की जाती है वो ये कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये है, यहां से 10 किलोमीटर साउथ, साउथ का मतलब नीचे वाली डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, मतलब जो वो है वो 10 किलोमीटर यहाँ पे गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, शी टर्न्स हर लेफ्ट। सो यहाँ पे हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। तो अगर वो नीचे जा रही है तो उसका लेफ्ट यहाँ पे पड़ेगा, अगर वो ऊपर जा रही है तो उसका राइट यहाँ पे पड़ेगा, लेफ्ट यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, सो उसके बाद वो लेफ्ट जाती है और कितना चलती है, वो चलती है 20 किलोमीटर। okay, she turns left, okay, and drives 40 kilometers. अब यहाँ पे बात ये है कि वो 20 आई, अब वो 40 जा रही है। पहले वो 10 नीचे आई थी, अब वो 10 ऊपर जाएगी प्लस 30 और ऊपर जाएगी, मतलब वो टोटल 40 चल रही है। ये अभी तक प्रश्न ये कह रहा है। सो ये 30 हो गया, ये 10 हो गया, तो टोटल अभी तक 40 चल चुकी है। ओके, देन शी टर्न्स राइट, तो वो राइट गई, यहाँ पे उसने राइट टर्न लिया, कितना चली, 5 किलोमीटर। देन शी टर्न्स अगेन 5, देन शी टर्न्स राइट। तो अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसका राइट इधर पड़ेगा और लेफ्ट इधर पड़ेगा। सो शी टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 30 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि
ये ऊपर 30 गई थी, अब ये नीचे 30 आ रही है, तो इसका मतलब ये इसी लाइन पे यहाँ पे होगी कहीं। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस। मतलब उसका घर ये है, उसका बैंक ये है, और इसके बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। सो हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मतलब स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक। अब अगर ये देखें कि ये 20 है, तो ये भी 20 होना चाहिए, और ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 5। सो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो यहां से लेके यहां तक जो आएगी, दैट इज गोइंग टू बी 25। सो दैट्स गोइंग टू बी द ऑप्शन बी। So that's how we are going to approach these kind of questions. Now let's move on to the next one. So अगला प्रश्न देखते हैं हम कि क्या बोल रहा है। ठीक है, a woman runs 12 किलोमीटर towards her north। ठीक है, so again first what we are going to do कि अपन एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे द वुमेन वाज स्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, शी ran 12 kilometers in the north, she reached here, then she went 6 kilometer towards her south। so अब साउथ तो नीचे होगा, मतलब एग्जैक्टली नीचे, she came down 6 kilometers। so अभी जो है वो 12 ऊपर गई, 6 नीचे आई, so इफेक्टिवली अभी यहाँ पे 6 पे कहीं खड़ी होगी। अब वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, कितना जा रही है, वो जा रही है 8। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन शी इज फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। सो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और वो इस डायरेक्शन में है। सो अब क्या है कि उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए, ये दिस इज ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ, मतलब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन हो सकता है, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। सो हमको फिगर आउट करना है कि सेकेंड और फोर्थ में हमें क्या लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको हम देखते हैं कि जब यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है और वर्टिकल डिस्टेंस भी x है, तो ये एंगल हमेशा 45 होगा। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा है, दिस इज x, दिस इज लॉन्गर, दिस इज शॉर्टर, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल अपना 45 से कम होगा। और अगर उल्टा है कि मतलब ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, और जो y है जो वो x से बड़ा है, तो ये जो एंगल होगा, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 45। सो अब हमको ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमें इस प्रश्न में यूज करना पड़ेगा। सो ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 8 and vertical distance is 6, because this distance is 6, so this distance will also be 6। मतलब ये 8 है, ये 6 है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस से ज्यादा है, इसलिए ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, एन एंगल दैट इज लेस देन 45 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। So that's how we are going to approach this question. And if you are new to this, so kindly note down this concept. This is an important concept and this is the actual question of CSAT। अच्छा, अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन CSAT में क्या आया हुआ है। ठीक, now what does it says, a man walks down the back side of his house 25 meters। ठीक है, वो अपने घर से, घर के पीछे से निकला और सीधे 25 मीटर गया। ठीक, सो अब अगर इस क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शन देखें, सो ऑप्शन में डिस्टेंस क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो मुझे डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे बस ये निकालना है कि वो उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें ये जो लाइन है, दिस लाइन सेज दैट हिज हाउस फेसेस द ईस्ट, मींस हिज हाउस इज इन दिस डायरेक्शन and he walks down the back side of his house। So what did he do? He started in the west, क्योंकि अपने घर के पीछे से निकला और सीधे गया है, तो मतलब वेस्ट गया होगा, और कितना गया होगा, 25। ठीक है, उसके बाद वो राइट चला, तो राइट का मतलब ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अगर आदमी इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसका राइट ऊपर की तरफ पड़ेगा। नाउ ही इज एट 50 मीटर्स। ठीक है, देन अब वो अगर इधर जा रहा है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। सो अब वो क्या कर रहा है, ही टर्न्स टुवर्ड द लेफ्ट,
लेफ्ट का मतलब इस डायरेक्शन में आया और कितना चला 25। अब उसकी डायरेक्शन क्या है? सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये डिस्टेंस 50 होगा क्योंकि ये 50 है, और ये डिस्टेंस जो होगा ये 25 है, तो ये भी 25 होगा। तो मतलब हॉरिजॉन्टली 50 है और वर्टिकल 50 है, तो टोटल जो एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी 45 डिग्रीज। दिस इज गोइंग टू बी वेस्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी नॉर्थ। तो वो अपने घर से किस डायरेक्शन में होगा? दैट इज गोइंग टू बी नॉर्थ वेस्ट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। इसमें खैर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एंगल निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही ऐसे हैं कि साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। तो उसमें बस सीधे सीधे बस इतना निकालना है कि अगर मैं एग्जाम में इस प्रश्न को करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा कि वो पहले यहाँ गया, फिर राइट गया, फिर यहाँ गया, तो फाइनल पोजीशन ये है। सो इट इज गोइंग टू बी नॉर्थ वेस्ट। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द डिस्टेंसेस क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है प्रश्न में। प्रश्न में सिंपली बस डायरेक्शन पूछिए, फाइनल डायरेक्शन, तो वो कितना चला और किस डायरेक्शन में चला, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। डिस्टेंस नहीं पूछिए। तो अब तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप डिस्टेंस नहीं भी लेते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ेगा जब वो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा और नीचे आ रहा होगा। तो अगर आप डिस्टेंस नहीं ले रहे हो तो उसमें गलती ये हो सकती है कि यहाँ पे ऊपर गया, फिर ये डिस्टेंस अगर इससे कम है तो आपका नॉर्थ वेस्ट आएगा, अगर ज्यादा तो यहाँ पे गलती होने की संभावना हो जाती है। तो अगर डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं तो आपको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, लेकिन इसमें ऐसे 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 जाके रुक जाते तो हमें डायरेक्शन लेने की जरूरत, डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलिए अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं कि अब मैं सीधे क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिसेस? मतलब दो लोग हैं और उनके ऑफिसेस की डिस्टेंस पूछी गई है। अब इसको शुरू करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि ए जो है घर से निकला और गया ईस्ट की तरफ गया, कितना 20। सो यहाँ पे कहीं गया होगा, ही इज स्टैंडिंग एट 20। अब यहाँ पे क्या किया, ही मेट बी। अब बी से मिला और वो लोग सेम डायरेक्शन में 10 मीटर गए, मतलब 10 मीटर यहाँ पे चले। अब ये दोनों यहाँ पे पहुंच गए और ये डिस्टेंस है 10। ठीक, ए टर्न लेफ्ट वाइल बी टर्न राइट। तो यहां से क्या है कि ए और बी दोनों यहां तक आए, राइट नीचे की तरफ होगा और लेफ्ट ऊपर की तरफ। तो ए ऐसे गया और बी ऐसे नीचे की तरफ आया। ठीक है, और ये दोनों रिस्पेक्टिवली 2 और 8 चले हैं, मतलब ए 2 चला होगा और बी 8। ठीक है, अगेन बी टर्न लेफ्ट टू ट्रैवल 4। सो बी ने लेफ्ट लिया और बी गया 4। ठीक है, and followed by 5 meter to right, to his right to reach his office। तो इसके बाद आगे जो चला बी वो चला 5 और वो राइट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे जा रहा था, उसका राइट नीचे आएगा तो यहाँ पे पहुंचा होगा। तो बी की फाइनल पोजीशन ये है, ये प्रश्न कह रहा है। ए यहाँ पे खड़ा था, ए गया राइट में, कितना गया 12। तो ए गया 12। ए की फाइनल पोजीशन यहाँ पे है, ए का ऑफिस इधर पे है, बी का ऑफिस इधर पे है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे? तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है। तो अब इसका अप्रोच क्या होगा, अपन ये देखेंगे इसको। तो मैं इसको सीधे ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ये 90 डिग्री होगा। ये डिस्टेंस हमको पता है 5 है, ये जो डिस्टेंस है ये हमको पता है कि 8 है, ये जो डिस्टेंस है ये हमको पता है 2। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी ये वाली, दिस इज गोइंग टू बी 15। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 12, यहां से यहां का डिस्टेंस है वो है 4, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 8। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल बना लूं कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये लेंथ 15 है, ये लेंथ 8 है, और ये ए है और ये बी है। ए और बी का डिस्टेंस चाहिए हमें। सो आई कैन से दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर
प्लस 8 स्क्वायर। सो ये जो है ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है लिख लेते हैं उसको कि ए बी सी, जहां पे जो AC है वो हाइपोटेन्यूज है। सो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो अपना परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के हमेशा बराबर होता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो AB है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, so that is equal to 225 plus 64, so this value comes out to be 289 and that is equal to AB square. So यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि AB जो होगा that is going to be square root of 289, so square root of 289 is going to be 17, so answer of this question is going to be option B. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेसिकली जब भी हमारे हमसे बात की जाएगी कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है इन द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन, सो जनरली वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जनरली हमेशा यूज होती है अगर डिस्टेंस पूछी गई है तो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सो व्हाट डज इट सेज? सो अ पर्सन क्लाइम्स अ हिल फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, straight line path from point O on the ground on the direction of northeast and reaches point A। मतलब नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है और कितना चल रहा है 5 किलोमीटर। सो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन होगी और द गाय स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट O and he reached point A and this distance is 5, okay। Now from point A he moves to point B in the direction of northwest। सो नॉर्थ वेस्ट अपना ये वाला डायरेक्शन होता है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये जो एंगल होगा ये अपना एग्जैक्टली 90 डिग्रीज होगा। सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 12, ठीक है। सो एंड ही रीच्ड पॉइंट बी। सो अब जो होगा वो हमें क्या करना होगा कि आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट सेपरेटली ऐसे। सो इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए, ये है पॉइंट ओ। सो एओ का जो डिस्टेंस है वो हमें पता है 5 है, ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमें पता है कि 12 है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिस्टेंस ओबी का क्या है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। सो मतलब अब हमको हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करनी है। सो आई कैन से दैट ओबी स्क्वायर is equal to AB square that is 144 plus AO square that is equal to 25। 5 का स्क्वायर होगा 25, so this value comes out to be 169। so यहाँ पे सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि OB की जो वैल्यू होगी that is going to be square root of 169 and square root of 169 is equal to 13, so answer of this question is going to be option B। सो इस क्वेश्चन के लिए हम ये अप्रोच रखेंगे। सो जब भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस की बात होगी हमेशा हम फिगर ड्रॉ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द आंसर वेरी स्मूथली। Now let's move on to next question. What does it says? Again the question is talking about what is the distance from the starting point। so मतलब अगर डिस्टेंस पूछी है तो मोर और लेस पाइथागोरस थ्योरम लगनी ही चाहिए। देखते हैं इसको। A person walks 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, मतलब 15 किलोमीटर गया कहाँ पे, नॉर्थ में, मतलब द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, ओके। देन 12 किलोमीटर नॉर्थ में गया, देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में 15 जा रहा है। सो ईस्ट का मतलब ये। आफ्टर दैट 19 किलोमीटर वेस्ट, सो 19 किलोमीटर वेस्ट का मतलब हो गया 15 किलोमीटर इधर और 4 किलोमीटर यहाँ। तो मतलब आदमी जो है वो यहाँ पहुंचा है और ये कह रहा है कि देन ही ट्रैवल्ड 15 किलोमीटर ड्यू साउथ। अब अगर ये लेंथ को देखें तो ये तो 12 है और वो चल कितना रहा है, वो चल रहा है 15, ठीक है। सो 12 में से 12 तो 15 में से 12 तो ये कवर कर लेगा, और नीचे कितना आएगा, ही विल कम डाउन बाय 3, और ये इसका फाइनल पोजीशन है और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ठीक है। सो ये अगर 4 है तो ये भी कितना होगा, ये अपना 4 ही होगा, ये 4 है ये 3 है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बना लूं, ये डिस्टेंस 3 हो गई, ये डिस्टेंस 4 हो गई, ये x हो गई, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 9 प्लस 16, दैट कम्स आउट टू बी 25। सो x जो होगा वो
25 का स्क्वायर रूट होगा और 25 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज गोइंग टू बी 5. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन A. So this is how we are going to approach this question, or any question of I would say direction. And the questions of direction are not going to be very difficult, very easy. आपको बस इसमें एक काम करना है हर क्वेश्चन में कि इफ यू आर नॉट ड्रॉइंग द फिगर देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट. ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आप सोच के कर सकते हो. आपको फिगर बनाना है, आपने फिगर बना ली, डायरेक्शंस लिख ली, डिस्टेंसेस लिख ली, उसके बाद इस क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगेगा. हार्डली 2 मिनट का क्वेश्चन होगा ये. 2 मिनट से कम में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा आ जाता है. तो आपको चिंता करने की बात नहीं है. थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन जस्ट पुट द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स और कमेंट सेक्शन. As soon as we pick up the question, we are going to respond to that question. Please don't worry about it. And with this, we are winding up the session. Thank you.